Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to cover Convention on International Sales of Goods, that is also known as CISG. It is the part of international commercial law. So as per the IP law syllabus, we are going to cover formation of contract as the first topic for this video. Formation of contract is included in part 2 of CISG, and the sections that are covered in part 2 are articles that are covered in part 2 are article 14 to article 24. So let's begin. So what is article 14? Article 14 states that any proposal that addresses one or more than one person is said to be invitation to an offer. It is not a complete offer, it is said to be an invitation to an offer, जहाँ पे एक से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा लोगों को प्रपोजल भेजा जाता है, तो वो इनविटेशन होता है ऑफर का, जिसमें एक इंटेंशन ऑफरर की इंडिकेट की जाती है कि वो अगर आप एक्सेप्ट करते हो ऑफर तो वो रिलेशनशिप ऑफ मतलब लीगल रिलेशनशिप में बाउंड होने के लिए वो तैयार है, कौन, ऑफरर, ठीक है। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनाइट कब माना जाएगा, वो डेफिनेट तब माना जाएगा तब उसमें गुड्स जो है, जो गुड चाहिए वो क्लियरली स्टेटेड है और वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लिसिटली प्राइस या क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेट माना जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट इन दिस आर्टिकल 14 इज़ कि प्रपोजल जो कि वन अदर देन वन एड्रेस टू वन और मोर स्पेसिफिक पर्सन, वो प्रपोजल जो कि एक नहीं एक से कई ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है बाय अ स्पेसिफिक पर्सन is considered to be merely an invitation to make offers unless the contrary is indicated. तो इसमें एज एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट को कोई हाईवे या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो दे इनवाइट द ऑफर्स, तो ये वो प्रपोज़ल भेजते हैं, गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि आप हमें ऑफ़र्स भेजिए, इनवाइट करती है कि वो ऑफ़र भेजिए, तो मतलब उन्हें क्या कहते हैं, टेंडर्स बोलते हैं कि टेंडर्स इनवाइट करें हैं गवर्नमेंट ने। तो दीज आर दोज ऑफर्स जो कि एड्रेस करते हैं मोर देन वन या स्पेसिफिक पर्सन, वन पर्सन, कि आप फॉर इनवाइटिंग द ऑफर्स फ्रॉम दैट पर्सन। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So in Article 15, firstly guys, I haven't asked you that do you have read a contract law or not. So if you have read, you know the idea what is offerer and what is offeree. uh, but for those who have not studied contract law, offerer is the one who present the contract. Like if I am presenting you this presentation, then I am the offerer, and if you accept this if you click the video button and you accept that you want to watch it, then you are offeree. All right. So article 15 states that an offer becomes an effective when it reaches the offeree. जब मैं आपको ऑफर भेज रही हूँ and you receive that offer, it comes into effectiveness. All right. फिर article 15 second clause states that an offer, if even if it is irrevocable, मतलब कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो कि आप रिवोक नहीं कर सकते हो, तो वो ऑफर्स जो कि रिवोक नहीं किए जा सकते हैं वो भी विड्रॉ हो सकते हैं एट सेम, अगर उन इंस्टेंसेस में जबकि जो ऑफरी के पास ऑफर और विड्रॉल का नोटिस दोनों सेम टाइम पे आता है या पहले आ जाता है विड्रॉल का नोटिस, तो वो रिवोक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि गवर्नमेंट ने टेंडर्स के लिए इनविटेशन इशू करा, प्रपोज किया, तो वो मतलब वो पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में, या तो पब्लिश हुआ साथ साथ ही उसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र जो है रिवोक कर लिया, ये प्रपोज़ल रिवोक कर लिया है, तो वो विड्रॉ माना जाएगा। अदरवाइज़ कि वो पहले रिवोकेशन का पहले नोटिफिकेशन आ गया, बाद में ऑफ़र आया, तो भी वो विड्रॉल माना जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी हैव वेरी स्मॉल आर्टिकल. एक ऑफ़र
कब अगर वो इरिवोकेबल है उन केसेस में भी वो टर्मिनेट किया जा सकता है, जबकि रिजेक्शन जो है ऑफरर के पास रीच हो गई है, ठीक है। तो अगर रिजेक्शन ऑफरर के पास पहुंच जाती है तो उन केसेस में भी अगर वो इरिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था तब भी जो टर्मिनेट हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके। Next, we have Article 19 counter offer. So, what does counter offer refers to? कि when offerer has sent any contract to the offeree and he has not accepted or he has accepted the offer on some conditions or some limitations or some modifications in that offer, that it is then it is considered to be the rejection to the original offer and it is said as counter offers. All right, so clause 1 of this article 19 states that a reply to an offer with which purports to be an acceptance but contains एडिशंस, या तो इसमें कुछ एडिशन हुआ हो या कुछ लिमिटेशन लगाई हो या एनी अदर मॉडिफिकेशंस, तो इज़ अ रिजेक्शन टू अ ऑफ़र, तो वो एक रिजेक्शन माना जाएगा ऑफ़र के लिए जो ओरिजिनल ऑफ़र है उस पर, और एंड कंस्टिट्यूट अ काउंटर ऑफ़र। ऑलराइट गाइस, सो we have the definition for counter offer in article 19 clause 1, ठीक है। सेकेंड क्लॉज स्टेट्स दैट however a reply to an offer जो कि which do not materially, जो कि let me take the another color, so which do not materially alter, जो कि अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्टर ना करके you can alter or you can amend any other article in the Constitution of India. Alright, so similarly एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर जो जिसमें मटेरियली जो है वो चेंजेस नहीं करे गए हैं और उसके अदरवाइज एक्सेप्टेंस है, मतलब उसके अदरवाइज कोई भी एडिशनल टर्म्स डाल दी है या डिफरेंट टर्म्स डाल दी है जो कि वो मटेरियली उसका स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज करता है, तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ऑफर कंस्टिट्यूट वो टर्म्स जो है वो क्या मानी जाएंगी, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। बट देयर इज अ कैच इन दिस, कब वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अगर अनलेस द ऑफरर को अगर कुछ उसमें ऑफर यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, तो ऑफरर विदाउट अनड्यू डिले, विदाउट एनी डिले ऑब्जेक्ट ओरली टू द डिस्क्रिपेंसी, sorry for the blunder guys, I don't have the spatula, I don't have the pen, so दिस, सो ऑब्जेक्ट अगर वो ओरली उसको डिस्क्रिपेंसी को ऑब्जेक्ट नहीं करता है ऑफरर जो कि काउंटर ऑफर आया है उसको, या फिर वो कोई क्या नहीं करता, डिस्पैच नहीं करता, नोटिस डिस्पैच नहीं करता उसके अगेंस्ट, तो वो माना जाएगा कि उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है काउंटर ऑफर को, ठीक है। अब इफ़ ही डज नॉट सो ऑब्जेक्ट, अगर वो इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं करता, टू वेज दे दिया ऑब्जेक्ट करने की, एक तो ओरली या फिर अब बाय अ नोटिस, तो इन दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं करता तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर द टर्म्स ऑफ द ऑफर, जो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्म्स ऑफ द ऑफर मानी जाएंगी और जो मॉडिफिकेशन है वो पार्ट माना जाएगा एक्सेप्टेंस के, ठीक है। हैव यू गॉट दिस? सो सेकेंड क्लॉज सेज दैट कि आप अगर ओरिजिनली ऑफर में कोई मटेरियल चेंज नहीं करते हो जिससे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो उन ऑफर्स को काउंटर ऑफर नहीं माना जाएगा, उनको रिजेक्शन नहीं माना जाएगा ऑफर का, वो एक्सेप्टेंस होंगे, अनलेस अगर ऑफरर उनको विदाउट एनी डिले ऑब्जेक्ट करता है ओरली या इन अ नोटिस, तो वो एक्सेप्टेंस ही माने जाएंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्म्स ऑफ द ऑफर होंगी और जो मॉडिफिकेशन है वो एक्सेप्टेंस का पार्ट मानी जाएगी, ठीक है। और एक्सेप्टेंस किसका, एक्सेप्टेंस का पार्ट ऑफरर के बिहाफ पे जो एक्सेप्टेंस आएगा अब ऑफरी के टर्म्स पे,
उनका एक्सेप्टेंस का पार्ट मानी जाएगी। लेट्स टेक द अनदर क्लॉज। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट एडिशनल, अब कौन सी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कि आपने टर्म्स ऑफ द ऑफर मटीरियली चेंज कर दिए हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कि आपने टर्म्स ऑफ द ऑफर चेंज कर दिया मटीरियली। तो क्लॉज 3 में है कि जहाँ पे आपने प्राइस चेंज किया है, या आपने पेमेंट का मोड चेंज किया है, या आपने क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्लेस, या फिर टाइम ऑफ डिलीवरी, ये क्योंकि एक पार्टी की लाइबिलिटी है दूसरी पार्टी की तरफ, ठीक है। तो ऑफरी ने अगर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन, एडिशन या लिमिटेशन कर दी है काउंटर ऑफर में, जिनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, प्राइस, पेमेंट, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्लेस और टाइम ऑफ डिलीवरी, तो आपका माना जाएगा कि वो मटेरियली चेंज किया गया है ऑफर को। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द सेटलमेंट का वे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का मेथड, ठीक है। अगर इनमें से किसी चीज़ में चेंजेस किए गए हैं तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज चेंज इन मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ऑफर। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now we have Article 20, time of acceptance. So in this, the time of acceptance is fixed by offerer. ठीक है, तो ये किसके हाथ में होता है टाइम फिक्सेशन का पावर? ये ऑफरर के हाथ में होता है। तो ये कैसे फिक्स कर दी जाएगी? अगर ऑफरर टेलीग्राम के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू अपना ऑफर भेज रहा है, तो उसका टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, तो जो उसका एक्सेप्टेंस का टाइम है वो किस टाइम से शुरू होगा? फ्रॉम द मोमेंट द टेलीग्राम इज हैंडेड इन फॉर डिस्पैच, जब डिस्पैच कर दिया गया है, डिस्पैच के लिए दे दिया गया, उस मोमेंट से, या फिर डेट जो कि लेटर पे लिखी हुई है उस डेट से काउंट होगा एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड। ऑफरर ने भेजा है लेटर अभी, और उसके बाद उसने टाइम दिया है कि इतने दिनों में आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो वो डेट कहाँ से शुरू होगी? अगर लेटर पे जिस दिन आपने हैंड ओवर कर दिया पोस्टमैन को उस दिन से, या फिर लेटर पे कोई डेट लिखी हुई है उस दिन से, या फिर लेटर पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है तो एनवलप पे कोई डेट लिखी हुई है, उस दिन से आपका टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेटर और टेलीग्राम के थ्रू नहीं भेजा है ऑफरर ने लेटर ऑफर, तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस फिक्स बाय ऑफरर बाय टेलीफोन। अगर टेलीफोन टेलेक्स एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है इंटरनेशनल, उसमें अभी बेसिकली ऐसे समझो कि टेलीप्रिंटर्स होते थे, तो इंटरनेशनल अगर आपको कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो वो सेट ऑफ टेलीप्रिंटर्स होते थे, वो कोड भेजते थे, वो कोड में इधर आता था और फिर कम्युनिकेट होता था, ठीक है। तो बेसिकली आज के टाइम में तो शायद ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है टेलेक्स, पर पहले होता था। तो ऑफरर ने बाय टेलीफोन या टेलेक्स और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ अदर मीन्स इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? बाय कॉल, बाय ईमेल, जो कि इंस्टेंटली, अब आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप है। तो अगर इनके थ्रू पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर ने फिक्स किया है, तो ये कब से शुरू होना शुरू हो जाएगा? जैसे ही ऑफर रीच कर जाता है ऑफरी को, उस प्रॉम्प्ट मोमेंट से, ऑफरी को जैसे ही ऑफर मिला उस प्रॉम्प्ट मोमेंट से या उस तुरंत मोमेंट से आपका टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव इन दिस सेक्शन, इन दिस आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कि ऑफिशियल हॉलीडेज या नॉन बिजनेस डेज बीच में आते हैं एक्सेप्टेंस के टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। अब एक ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेज दिया अपना, ठीक है, और ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजा, और ऑफर जहाँ रहता है या तो वहाँ पे उसके एड्रेस पे आज कोई हॉलीडे है, या फिर और उसी दिन लास्ट पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस था, मतलब सपोजिटली
कि एक्सेप्ट नोटिस में लिख रहा था कि यू हैव टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस बाय 19th, ठीक है। और ऑफरी ने तो टाइम से भेज दिया एक्सेप्टेंस अपना, पर अभी ऑफरर को नहीं मिला क्योंकि 19th को ऑफरर के यहाँ पे छुट्टी थी और पोस्टमैन ने उसको डिलीवर नहीं किया, और 19th को लास्ट हॉलीडे। तो जो भी नेक्स्ट बिजनेस डे आएगा, वर्किंग बिजनेस डे जो भी आएगा, उस दिन माना जाएगा आपका ऑफरर के लिए लास्ट एक्सेप्टेंस डे, ठीक है। तो ऑफरर को फिर जैसे ही नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा, बिजनेस डे आएगा, ऑन उस दिन वो एक्सटेंड हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस का टाइम, ठीक है। However, if a notice of acceptance cannot be delivered at the address of offerer on the last day of the period, acceptance deliver नहीं हुआ because that the day falls on official holiday, या तो official holiday है या फिर non business day है at the place of business of offerer, ठीक है। ऑफरर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे वो है नॉन बिजनेस डे या फिर ऑफिशियल हॉलीडे है इन जनरल, तो जो पीरियड है एक्सटेंड कर जाएगा अंटिल द फर्स्ट बिजनेस डे विच फॉलोज, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग what we have understood up till here, guys. Let's move forward. Now we have Article 21, late acceptance. So late acceptance is nevertheless effective as the acceptance if without delay the offerer orally informs the offeree or dispatches a notice to that effect, ठीक है। तो लेट इफेक्ट कभी भी एक्सेप्टेंस के जैसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर कब नहीं एक्सेप्टेंस के जैसे डिले इफेक्ट में नहीं आएगा, तब ऑफरर ने विदाउट एनी डिले, जैसे उसको लेट एक्सेप्टेंस मिला, उसने तुरंत ऑफरी को इन्फॉर्म कर दिया बाय अ नोटिस और बाय ओरल मीन्स दैट ही डज नॉट accept his acceptance and he is revoking the offer, ठीक है। और क्लॉज 2 में ये है कि इफ़ अ लेटर और राइटिंग, जो कि एक्सेप्टेंस आया है उसमें सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस नहीं होते, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, तो ये एक्सेप्टेंस जो है ये डिलेड नहीं होता। तो इन केसेस में मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में लेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसमें एक्सेप्टेंस आया है, तो उन केसेस में वो लेट एक्सेप्टेंस के जैसे नहीं ट्रीट किया जाएगा और वो नॉर्मल एक्सेप्टेंस के जैसे इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट इफ़ द ऑफरर इज़ नॉट विलिंग टू apply or not willing to agree with such circumstances or such notices that has been sent in a letter, तो फिर उन केसेस में कि ऑफरर अग्री नहीं हो रहा है कि जो भी चलो सर्कमस्टांसेस थे पर अब मैं रिवोक करना चाहता हूँ अपना ऑफ़र, तो वो विदाउट एनी डिले उसको ओरली इन्फॉर्म कर दे ऑफरी को कि जो उसने ऑफ़र मेक किया था वो लैप्स कर गया है, और डिस्पैच और या फिर वो ओरली या फिर नोटिस वो डिस्पैच कर दे कि जो ऑफरी को नोटिस ऑफ़र दिया गया था बाय ऑफरर वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपने इधर समझ लिया ना, ओरली सो इन्फॉर्म द ऑफरी और डिस्पैचेस अ नोटिस, यहाँ पे भी ओरली या बाय अ नोटिस। तो यहाँ पे CISD में यू हैव अंडरस्टूड कि दो मेन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, ओरल और एक नोटिस, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Article 22, तो withdrawal of acceptance. अब if you have studied the video very well or you have paid the attention, then Article 16 में हमने पढ़ा था कि revocation of acceptance, revocation of offer। तो उसमें जो था वहाँ पे ऑफरर के साइड से रिवोकेशन की कब तक परमिशन थी उसके बारे में था। अब आर्टिकल 22 में हमें ऑफरर के पास कब तक अलाउड है कि वो अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ले उसके बारे में है। जैसे ही एक्सेप्टेंस या फिर एक्सेप्टेंस पहुंचने के बाद जैसे एक्सेप्टेंस पहुंचा
बिल्कुल सेम मोमेंट पे विड्रॉल पहुंच जाए, या फिर विड्रॉल पहले पहुंच जाए और एक्सेप्टेंस बाद में पहुंचे, तो उन केसेस में विड्रॉल अलाउड है फ्रॉम द एक्सेप्टेंस। और उसमें रिवोकेशन ऑफ ऑफर में 16 में पढ़ा था हमने कि जैसे ही ऑफरी के पास नोटिस पहुंचे प्रपोजल का, उस तुरंत मोमेंट पे या उससे पहले ही रिवोकेशन का नोटिस पहुंच जाए, तो रिवोकेशन अलाउड होता था ऑफर का। ठीक है। आर्टिकल 22 में कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है। कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड माना जाएगा, तब कि ऑफरर ने ऑफरी को नोटिस भेज दिया ऑफ प्रपोजल, और ऑफरी ने उस सेम विद इन द टाइम पीरियड, और सारे जो भी क्लॉजेस थे उनको सबको एप्लीकेबल करके, उनको सबको ड्यू डिलीजेंस से अप्लाई करके एक्सेप्टेंस अपना फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। और वो एक्सेप्टेंस इफेक्टिवनेस में आ गया, तो उस मोमेंट पे एज पर दिस कन्वेंशन कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So yes, students, this is the last article that is in part 2 of the formation of the contract in CISG. तो इसमें communication of offer और acceptance के बारे में बात की है कि as for the purpose of this part of convention, कि offer, declaration of acceptance or any other indication जैसे ही addressee के पास पहुंचता है, when it is made orally to him or delivered by any other means to him personally, to his place of business or mailing address, if he does not have a place of business or mailing address to his habitual address, तो वो communication of acceptance या offer क्या माना जाएगा, completed माना जाएगा। मतलब ऐसा वो indication या intention वो complete मानी जाएगी। ठीक है। So that's all for this video. Hope you like my channel and you have watched all my content. Let's see you again in the next video.